ट्रेन में बाथरूम से लौट के कूप का दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे के बर्थ में बेहोश सोया हुआ है नरेंद्र। ऊपर की बर्थ में मैं सोऊंगा। सोने की बात सोचते ही सारे दिन की थकावट एक साथ याद आ गई। कल सारी रात आंखें बंद नहीं कर पाया। डॉक्टर ने कहा था जागते रहना, सेवा जतन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे सेवा जतन ना कहकर पहरेदारी कहना उचित होगा। विकार के आवेश में नरेंद्र 3-4 बार दरवाज़ा खोलकर निकल जाना चाहता था। किसी तरह रोका था। आखिर में दरवाजे पर ताला लगाना पड़ा। क्या हुआ, तुम्हें गर्म लग रहा है? नींद में नरेंद्र लगातार बड़बड़ा रहा था। क्या बोल रहा था समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ पाया था कि वह सपने में अपने किसी बहुत खास से बातें कर रहा है। आज सारा दिन ठीक ही था, लेकिन विकार का भाव पूरी तरह से अभी भी नहीं गया था। डॉक्टर ने कहा है डर का और कोई कारण नहीं है, लेकिन डर का कारण क्यों दिखा? इतना कहा है कि किसी एक कारण से वह बहुत शॉक्ड है, लेकिन वह कारण क्या है अभी से सोच रहा हूँ। कल भी यही सोच रहा था, एक बार नहीं कई बार, फिर भी सोचकर किसी नतीजे में नहीं पहुँच सका। हाँ, नेगेटिव सोच का भार कम ज़रूर हुआ है। नरेंद्र पहले से अच्छा ही है, और ये रात गुजर जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। हम सुबह स्टेशन पहुंच जाएंगे, उसके बाद टैक्सी और आधे घंटे में उसके घर। घड़ी देखा 11:10। ट्रेन में 11:10 कम है या देर रात है समझ में नहीं आ रहा था। चलती ट्रेन में रात लग रहा था मानो अलग नियम से बढ़ता है। धड़धड़ाते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही थी। चांदनी रात में खिड़की के बाहर मैदान, पेड़ और जंगल। ट्रेन की रफ्तार में झूलते हुए सो रहा था नरेंद्र। उसको आराम से सोते हुए देखकर मैं अपने अपर बर्थ पर जाकर लेट गया। बड़ी लाइट को बुझाकर छोटी लाइट को जला लिया। उसके बाद लंबा होकर लेट गया। लगातार बैठ के पीठ और कमर में दर्द हो गया है। सिर भारी भारी सा हो गया है। शरीर पूरी तरह से थका हुआ है। गहरी नींद में सो जाना चाहता हूँ, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही। जिन बातों को याद नहीं करना है सोच के रखा था, वही बातें बार बार एक सिरे से याद आ रही हैं। यादों को मन से हटाने के लिए मैं करवट बदल के सोया। ठीक कितनी देर सोया पता नहीं, लेकिन खट खट की आवाज़ से नींद खुल गई। अचानक नींद टूटने के कारण शुरू में कुछ समझ नहीं आया, और यह कि मैं घर पर नहीं हूँ, ट्रेन में हूँ, यह भी समझने में मुझे कुछ समय लग गया। एक साथ सारी बातें याद आ गई। हल्की नीली रोशनी में देख पाया कि नरेंद्र धीरे धीरे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। खट खट की आवाज़ हो रही थी। उठकर मैंने बड़ी लाइट को जला दिया। रोशनी होते ही नरेंद्र पलट कर देखा। उसके देखने का ढंग नॉर्मल नहीं लग रहा था। लग रहा था किसी नशे में है। पिछली रात को भी उसे ऐसे ही देखा था मैंने जोर से पुकारा, नरेंद्र नरेंद्र। नरेंद्र मेरी तरफ देखा जरूर, लेकिन लगा जैसे पहचान नहीं पाया। क्यों, बाहर जाएगा? बाथरूम जाना है? नरेंद्र मेरी बात का जवाब दिए बगैर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। उसकी कोशिश में कोई स्वाभाविकता नहीं थी। दरवाजे के ऊपर के ताले को वह लगातार खोलने की कोशिश कर रहा था। आज जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्यों रे? बोलते ही वो चमक कर मेरी तरफ देखा। हाँ हाँ। नजर पहले की तरह ही जैसे नशे में हो। बीच रात में अचानक नींद टूटने के साथ ही ऐसा दृश्य सामने देखकर शायद थोड़ा घबरा गया था मैं।
और इसीलिए शायद उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर जोर से हिलाते हुए वो बोला, क्यों रे नरेन, नरेन क्या हुआ है तुझे? इतना करते ही उसकी पलकें धीरे धीरे बंद हो गई और उसका सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने उसको पकड़कर सीट पर टिकाकर बिठाया। उसका सिर झुका हुआ है, उसका हाथ मेरे हाथ पर है। क्या करूं अब? ट्रेन पहले की तरह पूरे रफ्तार से दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर भी पहले की तरह ही सब कुछ दिख रहा था। हाँ, चांद की रोशनी कुछ बदल सी गई थी। हाथ की घड़ी खोलकर मैंने ऊपर वाले बर्थ पर रखी है। खिड़की से तेज हवा अंदर आ रही है और फैन पूरी स्पीड में घूम रहा है, लेकिन शरीर पसीने से भीगा हुआ है। नरेंद्र का हाथ पसीने से गीला है। वह शायद उसे मुझसे भी ज्यादा पसीना आ रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, नरेन, नरेन पानी पिएगा? पानी? उसके हाथ को पकड़कर फिर जोर से बोला, नरेंद्र, नरेंद्र पानी पिएगा? पानी? नरेंद्र ने जैसे बहुत दूर से कहा, मैंने वाटर बॉटल से एक गिलास पानी भरकर उसे दिया। नरेंद्र एक सांस में पूरा पानी पी गए। उसे पानी पीते हुए देखकर मैंने आराम से पूछा, कॉफी पिएगा? नरेंद्र ने इस बार साफ कहा, हाँ। फ्लास्क से 2 कप कॉफी भरा, एक उसे देकर 1 कप मैंने लिया। शांत और गंभीर होकर कॉफी की कुछ चुस्कियां लेने के बाद नरेंद्र ने कहा, अरे तू कब आया? उसके इस बर्ताव से मैं कुछ अजीब सा महसूस करने लगा था, लेकिन उसके सवाल को सुनकर हंसते हुए कहा, अरे बाबा, इतने दिन से तेरी सेवा कर रहा हूं, तूने मुझसे कितनी सारी बातें की हैं और अब पूछ रहा है कि तू कब आया? मेरी बातें सुनकर उसके मस्तक पर चिंताओं की लकीरें उभरने लगी। उसके चेहरे पर आंखों को देखकर समझ गया कि वह पिछली बातों को याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे याद दिलाते हुए मैंने कहा, अरे मेरे घर पर तेरा वो ऑफिस का दोस्त है ना, राघव ने अर्जेंट मैसेज भिजवाया था, तेरी तबीयत बहुत खराब है, जल्द से जल्द आना है। तो मैं आया और देखा कि तुझे तो बहुत तेज बुखार है। थोड़ा ठीक होने पर डॉक्टर के कहे अनुसार तुझे घर लेकर जा रहा हूं। अब याद आया? लगा नहीं कि नरेन को कुछ याद भी आया। वह बस आश्चर्य से पूछा, घर जा रहा हूं? क्यों? अरे क्यों क्या, घर जाकर आराम से तबीयत ठीक कर लेना। इसके अलावा बहुत दिन घर भी तो नहीं आया, 3 साल तो हो गए होंगे ना। ऐसे अकेले अकेले पहाड़ों पर रहना अच्छा लगता है? अकेले? अकेले कहाँ? मैं तो अकेले नहीं रहता। नरेंद्र ने जैसे अजीब सा होकर मेरी बात को काटा। मैं कुछ मजाक में कहने जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें देखकर साहस नहीं हुआ। धीरे से कहा, अकेले नहीं रहता? तो क्या तूने चोरी छिपे शादी कर ली है? नरेंद्र के चेहरे पर एक अनजानी सी हंसी खिल गई। नहीं, शादी तो नहीं की, लेकिन वह हर समय मेरे साथ रहती, हर समय। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही वह मुझे इस जगह से बाहर ले जाना चाह रही थी। बंद जगह में ना उसे रहना अच्छा नहीं लगता। मैंने आश्चर्य भरी नजरों से नरेंद्र की तरफ देखा। उसकी हर बात मुझे अजीब लग रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद नरेंद्र ने कहा, एक सिगरेट है? मैंने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। उसने एक सिगरेट जलाई, एक सिगरेट मैंने भी जलाई। धुआं छोड़ते हुए नरेंद्र ने कहा, बत्ती बंद कर देगा, आंखों में रोशनी आ रही है। बड़ी लाइट को बंद कर दिया मैंने। छोटी वाली नीली लाइट जल रही है, लेकिन उसका जलना नहीं जलना एक ही बात है। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर सीट पर आ रही है।
ट्रेन के चलने की आवाज़ के सिवा और कोई भी आवाज़ नहीं है। रात कितनी देर हो गई क्या पता। शांत बैठे हैं दोनों ही। नींद थकावट अब कुछ भी नहीं है शरीर में। बार बार यही लग रहा था एक विचित्र अनुभव होने वाला है थोड़ी देर में। नरेंद्र ने दबी आवाज में जाने कुछ कहा। समझ न आने पर पूछा, कुछ बोल रहा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद वह हंसने लगा। जैसे किसी ने उसके साथ मजाक में कुछ कहा। मैंने चमक कर उससे पूछा, क्यों रे, हंस क्यों रहा है? नरेंद्र ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर उसने दबी आवाज में कुछ कहा। मैं चाहकर भी पूछ नहीं पाया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ नहीं किसी और के साथ बात कर रहा है। लेकिन मेरे सिवा तो इस डिब्बे के अंदर और कोई नहीं है। यह समझ पाते ही मेरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ए नरेंद्र, क्या क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ है तुझे? बोल तो। तबीयत खराब हो रही है क्या? नरेंद्र हंस पड़ा। मुझे लगा यह हंसी शायद मेरी बात सुन के ही आई है, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। थोड़ा धीरे से रुककर उसने कहा, तुझे यह सारी बातें बहुत अजीब सी लग रही है ना? है ना? हाँ, जाहिर है अजीब लगेगा ही, लेकिन मुझे अजीब नहीं लग रही। मेरे लिए तू जितना सच है वो अभी उतना ही सच है। किसने भरोसा किया, किसने क्या माना, मेरा कुछ आता जाता नहीं है इसमें। तू अगर सुनना चाहता है तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं सुनना चाहता हूं यह कहने की बजाय मेरे मुंह से सिर्फ हाँ शब्द ही निकला। सिगरेट के कुछ कश लगाने के बाद नरेंद्र ने कहा, पहाड़ों पर नौकरी करने जाना शुरू में बहुत खराब लगता था। एक तो सुनसान जगह, उस पर मेरा क्वार्टर ऐसी जगह पर था जहां आसपास और कोई क्वार्टर नहीं था। कामकाज भी ऐसा ही था। पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे ही काम कर लूं तो काफ़ी होता था। हमेशा लगता था यह नौकरी वोकरी छोड़कर घर चला जाऊं। इस तरह रहने से शायद पागल हो जाऊंगा। लेकिन निर्जन जगह में भी एक अजीब सा आकर्षण है। कैसी निर्जनता पता है? ठीक ऐसे ही समय मेरे हाथ में एक किताब आई। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब थी। उस निर्जन पहाड़ के माहौल में उस किताब ने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। पता है, मैंने लखनऊ से ऐसे और भी किताबें मंगवाई और दिन रात उन किताबों में ही डूबा रहा। एक किताब में आत्मा के साथ मिलन संबंधी बहुत सी पद्धतियों का वर्णन था। मैंने उन पद्धतियों के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। शुरू में ही आत्मा से मिलन के लिए मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करने का एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीका है। जैसे तू, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा। उसे रोककर मैंने कहा, बड़ी लाइट जला दूं? नहीं, नरेंद्र ने गंभीर होकर कहा। थोड़ा रुककर फिर से बोलना शुरू किया। साधना करने के बहुत से स्टेजेस हैं। मैं लगभग तैयार हूँ। बस मुझे परीक्षा देनी है। कौन सी परीक्षा? नरेंद्र फिर थोड़ी देर चुप रहकर कहने लगा, आत्मा के साथ आमने सामने बैठकर कम्युनिकेट करने की परीक्षा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गला सूख गया है। मन किया एक कप कॉफी और पी लूं। खिड़की के पास फ्लास्क झूल रहा है, लेकिन उठकर ले आऊं ये हो ना सका।
मेरे शरीर में जैसा मेरा कंट्रोल ही नहीं है। चांद के ऊपर से जैसे बादल गुजर रहा है, कभी रोशनी कभी अंधेरा हो रहा है। धड़धड़ाकर चलने वाली ट्रेन भी जैसे बीच में शांत हो रही है। बीच रात, कहीं कोई नहीं, चारों तरफ निर्जन। मैंने मन को एकाग्र करके परीक्षा के लिए बैठा। थोड़ी देर बाद ही खिड़की खोल के तेज हवा ने मेरे कमरे में जलते हुए मोमबत्ती को बुझा दिया। समझ गया था कोई आया है, लेकिन वो कौन है पूछा मैंने, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हर पल वह अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। जोर से हंसकर कहा, क्या उल्टा पुल्टा बक रहा है? नरेंद्र ने मेरे तरफ देखकर गुस्से से कहा, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बक रहा हूं मैं, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। हल्के अंधेरे में नरेंद्र की दोनों आंखें जैसे चमक रही थी। उसकी आंखों की तरफ देखा नहीं जा रहा था। मैंने अपनी आंखें नीची कर ली। गहरी सांस छोड़कर नरेंद्र बोला, उस लड़की की आत्मा को मैंने नहीं बुलाया था, वह खुद से आई थी। वह आई थी मुझे नुकसान पहुंचाने, लेकिन पहुंचाया नहीं। दूसरे दिन आई, उसके बाद वाले दिन फिर आई। उसके बाद उससे मेरा एक गहरा रिश्ता बन गया। वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती, हर समय मेरे साथ ही रहती है, अभी भी है। नरेंद्र, नरेंद्र, मैंने जैसे डर के उसे पुकारा था। वह हंसकर बोला, ये तो मेरे पास ही बैठी है, तू भी मिलना, तू भी मिल, अच्छा लगेगा तुझे। नरेंद्र सीट के एक कोने में बैठा हुआ है। उसके और मेरे बीच एक हाथ की दूरी है। मैंने डर से उधर देखा, कोई नहीं है वहां, हल्का अंधेरा है बस। कोई नहीं जानकर भी मैं निश्चिंत नहीं हो पा रहा था। घूर घूर के देख रहा था उस जगह को। ठीक तभी खिड़की से एक अंधेरा जैसे कोई साया अंदर आया हो। मैं चौंक गया। डिब्बे में गोल गोल घूमकर नरेंद्र और मेरे बीच में वह अंधेरा जैसे जम सा गया। मैंने मन को समझाने की कोशिश की कि शायद चांद के ऊपर बादल आ गए हैं, लेकिन नरेंद्र धीमी आवाज में उसके साथ कुछ बातें कर रहा था।